नमस्कार दोस्तों, आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमारे पास कुछ करंट अफेयर्स है, जो कुछ घटनाएं हैं आज के डेट में जो हुई है उसके बारे में हम लोग आज मिलकर बात करेंगे, उस पर हम चर्चा करने का काम करेंगे। आइए हम वन बाय वन इसको देखते हैं, इसको पता करते हैं, इसमें क्या बातें लिखी गई, कहाँ बातें लिखी गई, किस तरीके से लिखी गई हो, इस पर हम चर्चा करने का काम करते हैं, बात करने का काम। इसमें 6 विषय हैं जिस पे हम लोग मेनली डिस्कस करने का काम करेंगे। पहला है कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, उस पर हम लोग को चर्चा करना है। दूसरा है भारत हिंद प्रशांत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। बट्टे झूथू लिपि शिलालेख क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। साधना सक्सेना बनी आर्मी मेडिकल की कोर की पहली महिला निदेशक, उस पर हम चर्चा करेंगे। सिंगल नेशनल सॉफ्टवेयर नेटवर्क क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास सामने निकल कर आता है वो आता है कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चर्चा में क्यों है दोस्तों? भारत 2 से 7 अगस्त जो 2024 तक कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यानी कि ये कितना होगा, कृषि अर्थशास्त्री यानी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट जो लोग हैं, यानी एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं, वो वर्ल्ड लेवल पे जितने भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट लोग हैं उनका एक सम्मेलन होगा, उनका एक समिति होगा जो भारत को उसका मेजबानी करने का जिम्मेदारी दी गई है, जो कि 2 से 7 अगस्त 2024 2 से 7 अगस्त को किया जाएगा दोस्तों। इसका आयोजन पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस सम्मेलन का जो विषय है वो है सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन करना होता है दोस्तों। कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या है, इस पर हम बात करेंगे डिटेल में, हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। यह सम्मेलन हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत इंग्लैंड के लियोनार्ड आल्महर्स्ट ने की थी, पहली बार इसकी शुरुआत। इन्होंने वर्ष 1929 में इंग्लैंड में कृषि अर्थशास्त्रियों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था दोस्तों। इस सम्मेलन में प्रमुख कृषि अर्थशास्त्री कृषि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत ने वर्ष 1958 में कृषि अर्थशास्त्रियों के 10वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी मैसूर में की थी। उसके बाद भारत को अब मौका मिला है, 2024 में मौका मिला है मेजबानी करने का। इससे एक संभावित प्रश्न निकल कर सामने से आता है कि भारत ने पहली बार कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है उसकी मेजबानी कब की थी, तो इसका उत्तर होगा 1958 में पहली बार हुआ था। भारत बना हिंद प्रशांत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष। क्या है हिंद प्रशांत आपूर्ति श्रृंखला परिषद? उसका भारत को उपाध्यक्ष बनाया गया, अमेरिका उसका अध्यक्ष है। ये जो हिंद प्रशांत आपूर्ति श्रृंखला परिषद है दोस्तों, ये हिंद महासागर में जो इकोनॉमिक जो ज़रूरतें होते हैं, जो आर्थिक ज़रूरत होता है, उसको पूरा करने का काम किया जाता है। चर्चा में क्यों है? हाल ही में हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे IPF के 14 साझेदार देशों ने भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना है। इस आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष अमेरिका को चुना गया है। अध्यक्ष अमेरिका है, उपाध्यक्ष इंडिया है। IPF के 14 साझेदार देशों ने क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए 3 परिषदों की स्थापना की है। इसमें 3 परिषद क्या है? आपूर्ति श्रृंखला परिषद एक है, दूसरा है संकट प्रक्रिया नेटवर्क है, श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड है। आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष अमेरिका और उपाध्यक्ष भारत है। आपूर्ति श्रृंखला परिषद वही है को किसी वस्तु का जो जरूरत है, कोई जो भी इस संघ में, इस कमेटी में, इस जो बनावट है, इसमें 14 जो साझेदारी देश हैं, इस संगठन में जो भी चीज़ों का ज़रूरत होता है, उस ज़रूरत चीज़ों का रॉ मटेरियल से लेकर अंतिम जो कंज्यूमर होते हैं जिसके तक जाता है लास्ट, यानी कि जो भी ज़रूरत की चीज़ जो बनते हैं या फिर जो भी उसका इस्तेमाल होता है, तो उसकी शुरुआती स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक का जो ख्याल रखा जाता है वो आपूर्ति श्रृंखला परिषद के द्वारा किया जाता है। दूसरा है संकट प्रक्रिया नेटवर्क का अध्यक्ष दक्षिण कोरिया, उपाध्यक्ष जापान है। संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क मतलब कि अगर कोई खतरा आ जाए, कुछ उल्टा सीधा हो जाए, तो कुछ दुर्घटना घट जाए, तो उसके लिए ये लोग जिम्मेदार होते हैं। श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड जो है वो लेबर फोर्स की बात करता है।
इसका अध्यक्ष अमेरिका है और उपाध्यक्ष फिजी है। इन सब का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा दोस्तों। इसकी स्थापना आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन से संबंधित ऐतिहासिक हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के लिए समृद्धि समझौते के तहत की गई थी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPF का फुल फॉर्म होता है इंडो पैसिफिक। इसकी शुरुआत 23 मई 2022 को टोक्यो जापान में हुई थी। इसमें कुछ 14 देश शामिल हैं जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, अमेरिका, कोरिया, मलेरिया। ये 14 देश शामिल है जो आपको मैंने नाम बताया है, नाम के रूप में बताया है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता। मेन मोटिव क्या होता है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क जो है इनका मेन काम क्या है? इसका उद्देश्य है इस क्षेत्र में विकास करना, यानी कि इंडो पैसिफिक यानी पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड जितना भी एरिया है उसका क्या करना है? विकास करना है। उसमें आर्थिक अस्थिरता बने रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बने रहे और समृद्धि जो प्रॉस्पेरिटी हो वो मेंटेन रहे। आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भागीदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना है। इससे संभावित प्रश्न निकल कर आते हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क में कितने देश शामिल हैं? तो उत्तर होगा 14। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड क्या है, इस पे बात करेंगे हम। अगला जो करंट अफेयर्स के रूप में हमारे सामने आ रहा है दोस्तों वो ये है कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, हम इसके बारे में, एक संस्थान, एक संगठन है जो इस देश में होता है जो मेनली जो क्वालिटी बीजों पर ध्यान देता है कि इस देश में क्वालिटी बीज हो सके और किसानों के लाभ के लिए काम किया जाता है, किसानों की फ़ायदे के लिए काम किया जाता है ताकि एक क्वालिटी फसल हो सके और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो किसानों की अर्थव्यवस्था है उसमें वृद्धि हो सके, इसलिए इसे किया जाता है दोस्तों। इसके अंदर आगे बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें की जाती है, क्या क्या चीज़ों को प्राथमिकता दी जाती है, चर्चा में क्यों है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत वर्ष 2003 भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL की स्थापना की है। इसे इफ़को, क्रिवको, नेफेड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रवर्तित किया जाता है। BBSSL के प्रारंभिक चुकता पूंजी 250 करोड़ रुपये है, जिसमें पांचों प्रवर्तकों का 50-50 करोड़ रुपये का योगदान है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL का कार्य क्या है दोस्तों? भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड बीजों के उत्पादन, प्रशिक्षण, प्रमाणन, खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग पर फोकस होता है। देखिए मेन जो काम है BBSSL इसका कार्य क्या है, करती क्या है, ये इसका पूरा जो मेजर जो फोकस होता है वो बीजों का उत्पादन पे होता है, सीड्स का प्रोडक्शन पे होता है, उसका प्रशिक्षण, उसका देखभाल करने पे होता है, उसका प्रमाणन मतलब उसका क्वालिटी चेक करने पे होता है, बीजों की खरीद पे होता है, प्रसंस्करण पे होता है, उसका स्टोरिंग पे होता है, उसका ब्रांडिंग पे होता है, लेबलिंग पे होता है और उसका पैकेजिंग पे इसका ध्यान देता है। मेन फोकस ये भारतीय जो बीज सहकारी समिति लिमिटेड है ये करती है। दूसरा काम इनका है कि फसल की जो पैदावार होते हैं उनमें सुधार लाने इसका काम है। स्वदेशी प्राकृतिक बीजों का संरक्षण करना इसका काम है। संवर्धन के लिए एक प्रणाली विकसित करना भी इनका मेन काम है। प्रमाणित बीजों, तीसरा इसका कार्य क्या है कि प्रमाणित बीजों के उत्पादन में किसानों की भूमिका सुनिश्चित करके बीज प्रतिस्थापन दर और विविधि प्रतिस्थापन दर को बढ़ाना है दोस्तों। सहकारी समितियों के माध्यम से भारत में गुणवत्ता संपन्न बीजों के उत्पादन का बढ़ावा देना इनका काम है। सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव जितने भी सोसाइटीज़ के नेटवर्क हैं उनके माध्यम से एकल ब्रांड के तहत गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करना है, खरीद करना है, वितरण करना है। आयातित बीजों पर निर्भरता कम करना है दोस्तों, बाहर से बीज नहीं मंगाना है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और देश आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होगा। ये सबसे बड़ी चीज़ थी। इसके प्रश्न क्या निकल कर आते हैं कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा आई थिंक कितना था, 2002 इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। बट्टे झूथू लिपि शिलालेख
क्या है दोस्तों, ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में पुरातत्वविदों ने तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में 100 साल पुराने थलिकीसेश्वर थलिकीस थलिकीश्वरर मंदिर से एक बट्टे झूथू और 8 तमिल शिलालेखों की खोज की है। बट्टे झूथू लिपि क्या है? इसे बट्टे झूथू के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण भारत, तमिलनाडु और केरल और श्रीलंका की एक शब्दांशीय वर्णमाला थी जिसका उपयोग तमिल और मलयालम भाषाओं के लिखने के लिए किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि बट्टे लुटू का नाम का अर्थ गोलाकार लिपि है, उत्तरी लिपि है और छेनीदार लिपि है। इसका विकास संभवतः तमिल ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तमिल ब्राह्मी लिपि का एक रूप है जिसका प्रयोग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी तक पुरानी तमिल लिखने के लिए किया जाता था। 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु में तमिल और मलयालम लिखने के लिए बट्टे लुटू का प्रयोग किया जाता था। केरल में बट्टे लुटू का इस्तेमाल 15वीं सदी तक होता रहा है। बट्टे लुटू से कोले लुट्टू लिपि का भी विकास हुआ जिसका प्रयोग 19वीं शताब्दी तक केरल में विशेष रूप से ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा किया जाता था। इसका प्रश्न इससे क्या निकल कर आता है कि बट्टे झूथू लिपि किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर केरल नहीं होगा, केरल ही होगा उत्तर इसका। साधना सक्सेना बनी आर्मी मेडिकल कोर की पहली महिला महानिदेशक। क्या है दोस्तों, इसके बारे में पता करते हैं। कौन है साधना सक्सेना जो बनी है आर्मी मेडिकल कोर की पहली महिला महानिदेशक? चर्चा में क्यों है? हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना को आर्मी मेडिकल कोर का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ये 1 अगस्त को अपना पदभार संभालेगी। साधना सक्सेना आर्मी मेडिकल कोर में डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। ये वर्ष 1985 में आर्मी मेडिकल कोर में नियुक्त हुई थी। आर्मी मेडिकल कोर क्या है दोस्तों? आर्मी मेडिकल कोर, जिसको हम शॉर्ट में AMC भी बोलते हैं, इसका स्थापना 1764 में की गई थी दोस्तों। यह भारतीय सेना में एक विशेषज्ञ कोर है, एक इम्पॉर्टेंट विंग है जो मुख्य रूप से सभी सैन्य कर्मियों, सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों तथा उसके परिवारों को चिकित्सा सेवा प्रदान करती है। AMC आर्मी मेडिकल कोर ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है दोस्तों। आर्मी मेडिकल कोर का आदर्श वाक्य है सर्वे संतो निरामया, जिसका अर्थ है सभी रोग मुक्त हो। इससे प्रश्न निकल कर आते हैं, आर्मी मेडिकल कोर में डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा साधना सक्सेना होगा दोस्तों। सिंगल नेशनल सॉफ्टवेयर नेटवर्क, सिंगल नेशनल सॉफ्टवेयर नेटवर्क क्या है? इस पे क्या बात की गई है, इसको भी हम डिटेल में बात करेंगे, इस पे चर्चा करने का काम करेंगे। सिंगल नेशनल सॉफ्टवेयर नेटवर्क चर्चा में क्यों है दोस्तों? भारत सरकार कार्यात्मक प्राथमिक कृषि साख समिति, जिसको हम पैक्स के नाम से भी जानते हैं, उसका कंप्यूटरीकरण के लिए परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। इसके तहत सभी कार्यात्मक पैक्स को ERP आधारित कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर पर लाना है। उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना शामिल है दोस्तों। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्तर का कॉमन सॉफ्टवेयर नाबार्ड द्वारा विकसित किया गया है। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो प्राथमिक कृषि साख समिति है उसका कंप्यूटराइजेशन होगा, उसका डिजिटलाइजेशन होगा और इसके तहत सभी कार्यात्मक जो पैक्स हैं, जो भी प्राथमिक कृषि साख समिति जितने भी काम कर रहे हैं, सबको ERP इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग के बेसिस पर कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर पर लाना है। एक सॉफ्टवेयर पे सबको लिंक करने का काम किया जाएगा दोस्तों। उन्हें जो राज्य सहकारी बैंकों हैं, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, सबको नाबार्ड से जोड़ने का काम किया जाएगा दोस्तों। आइए इस पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। प्राथमिक कृषि साख समिति क्या होता है? पैक्स एक कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है जो ग्रामीण सहायक साख समिति कहा जाता है दोस्तों। एक अर्बन कोऑपरेटिव है जो एक शहरों के लिए काम करता है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोऑपरेटिव क्रेडिट जो इंस्टीट्यूशन है वो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर का है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर का है। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ है। लॉन्ग टर्म में स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स है। तो इसमें ये बात की जा रही है कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है इसका जो होगा ये डिजिटलाइजेशन होगा और सभी को नाबार्ड के साथ इन सभी को जोड़ा जाएगा। पैक्स क्या है?
पैक्स जो ग्राम स्तरीय सहकारी ऋण समितियां हैं उसके बारे में बात करता है। ग्राम स्तरीय मतलब कहने का मतलब जो होता है ग्रामीण, गांव के लेवल पे वैसे कोऑपरेशन, वैसे समिति जो लोन लेने का काम करती है, इसके बारे में आगे देखिए पता चलेगा। ये राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों की अध्यक्षता वाली त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में काम करती है। राज्य सहकारी बैंकों का जो काम होता है दोस्तों, वो किसानों को लोन देना होता है ताकि वो अपना फसल उपजा सके और ग्रामीण जो आर्थिक जीवन है वो बेहतर हो सके, किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। इसके लिए राज्य सहकारी बैंकों द्वारा टोटल राज्यों में, टोटल इसकी जिम्मेदारी जो होती है राज्यों में पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन सबको जोड़ने का काम करता है। तो इनके 3 शाखा और है, 3 शाखा, 3 स्तर का और शाखा है जो कि इसी से संबंधित जो ऋण संरचना, कहने का मतलब इसी से संबंधित वो सभी इसके ऋण देने का ही काम करती है, जो कि इसके जस्ट नीचे होता है। एक स्टेट लेवल पे होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, एक ग्रामीण लेवल पे होता है। तो उसी की बात करेंगे। एससीबी जिसको बोलता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, एससीबी से ऋण जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को हस्तांतरित किया जाता है। और जो जिला स्तर पे काम करती है डीडीसीबी जिसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स कहा जाता है, और पैक्स के साथ काम करती है जो सीधे किसानों से संबंधित होती है। यानी स्टेट जिला के लेवल पे काम करता है और जिला जो है ग्रामीण से जुड़ा हुआ होता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो पैक्स जो होता है जो ये ग्रामीण लेवल का जो ऋण समिति है जो वो होता है एक तरीके से केंद्रीय सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से जुड़ा हुआ होता है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जो होते हैं राज्य सहकारी बैंकों से जुड़े होते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से मिलकर काम करता है। तो वही कह रहा है कि जो पंजीकृत सहकारी समितियां के रूप में जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं पैक्स जो है अपने सदस्यों को ऋण और अन्य सेवाएं प्रदान करती है, उसको डिजिटलाइजेशन करने की बात की जा रही है दोस्तों। जो कि पैक्स का राज्य सरकार द्वारा विनियमित किया जाएगा और जो पैक्स होंगे इसका जो कंट्रोल होगा वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। पहली प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स का गठन 1904 में किया गया था। इसके कार्य क्या क्या है अब आपको समझ में आएगा कि पैक्स करता क्या है। विभिन्न कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को लघु और मध्यम अवधि के ऋण प्रदान करता है, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म लोन देने का काम करता है। अपने सदस्यों की समय पर मदद करने के लिए केंद्रीय वित्तीय एजेंसी से धन उधार लेना भी इसकी एक काम होता है दोस्तों। केंद्रीय वित्तीय एजेंसी सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ये लोग ज़रूरत पड़ता है तो पैसा उधार लेता है और किसानों तक पैसा पहुंचाने का काम करता है। कृषि परियोजनाओं के लिए किराए पर मशीनरी का भी पूरा काम करता है। ये लोग किराए पर मशीनरी भी लेकर ये लोग को दिया जाता है, किसानों को दिया जाता है। सदस्यों से बचत आदतों को बढ़ावा देना, यानी कि इनके जो सदस्य होते हैं उनमें सेविंग का भी फैसिलिटी डेवलप करने का इनकी एक जिम्मेदारी होता है, एक काम होता है। सदस्यों का विपणन यानी मार्केटिंग सुविधाएं भी प्रदान करता है जिससे उचित मूल्य पर बाजार में उनके कृषि उत्पादों की बिक्री हो सके दोस्तों। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां अन्य कृषि उद्देश्यों जैसे कृषि मशीनरी की खरीद गैर कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण जारी भी करने का काम करता है। गाँव के आर्थिक सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से स्वयं को जोड़ना भी इसका एक जिम्मेदारी का काम होता है। इसकी संरचना कैसी होती है, पहले जनरल बॉडी ऑफ पैक्स होता है, फिर ऑफिस स्टाफ होते हैं, फिर चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, फिर सेक्रेटरी होते हैं, फिर मैनेजमेंट कमेटी होते हैं। ये 4 स्ट्रक्चर में ये पूरा काम करता है। जनरल बॉडी ऑफ पैक्स, ऑफिस स्टाफ, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी और मैनेजमेंट कमेटी। एक गांव के 10 या अधिक लोगों के समूह द्वारा प्राथमिक कृषि साख समिति का गठन किया जा सकता है दोस्तों। एक गांव में कई पैक्स हो सकते हैं और एक पैक्स में कम से कम 10 या 10 लोग से अधिक का समूह, कम से कम 10 लोग हो सकते हैं और एक गांव में कई पैक्स हो सकते हैं। ये सहकारी निकाय है, एक तरीके का कोऑपरेटिव बॉडी है। व्यक्तिगत रूप से किसान पैक्स के सदस्य होते हैं, किसान ही पैक्स के सदस्य होते हैं और उनमें से ही पदाधिकारियों का चुनाव भी किया जाता है। उनमें से 10 में से एक किसी को चुन लिया जाता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति इसके सदस्यों में से ही की जाती है। प्राथमिक कृषि साख समिति अपने सभी सदस्यों को उनकी साझेदारी और उनकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना समान अधिकार प्रदान करती है। मतलब समान अधिकार प्रदान करती है कि उनकी जो हिस्सेदारी है, उसकी जो सामाजिक स्थिति है, सबको बराबर राइट दिया जाता है उस ग्रुप में जितने लोग होते हैं। इससे संभावित प्रश्न क्या निकल कर आता है
कि पहली प्राथमिक कृषि समिति को का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा 1904। आज के सेशन में इतना ही था दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसे हमें बात करना था, ये बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए हमने आपके साथ बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए।